आज का हमारा टॉपिक है 17वां टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो हम गणित की सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सांख्यिकी का एक टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिससे हमें बोर्ड से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। 6 अंक का लगभग जो हमारे बोर्ड के पेपर का जो अंतिम 30वां प्रश्न होता है, वो इस टॉपिक से 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो गणित की सांख्यिकी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का वर्गीकरण, क्रमबद्ध रूप से सारणीकरण या उनसे ग्राफ बनाना, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने से रिलेटेड हम इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या बारंबारता बंटन सारणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे हमें 5, 6, 7, 5, 4, 5, 3, 2, 5 इस प्रकार आंकड़े दिए हो। इन आंकड़ों से हम बारंबारता बंटन सारणी बनाना मिलान चिन्ह की सहायता से हम छोटी क्लास के 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि मिलान चिन्ह की सहायता से 5 और 5 के आगे मिलान चिन्ह लगा के और इस प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी बनाना हमने सीखा है। और उसके बाद में वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 वर्गीकृत सारणी के अंदर भी इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना हमने सीखा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा मान जो दिए गए सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता हो। जैसे हमारा एक प्रतिशत जो है वो हमारे टोटल 6 विषयों में आए हुए अंकों का एक प्रतिनिधित्व करता है, कि जैसे 90%। तो 90% जो है वो हमारे 6 विषयों के स्कोरों का प्रतिनिधित्व कर लेता है। तो उस मान को हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है वो कह सकते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर हम विशेष तरह से 3 चीजें पढ़ेंगे। पहला, विभिन्न दिए गए आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना या औसत भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, माध्यक, और तीसरा बहुलक। इस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 3 तरह के हम आंकड़े पढ़ेंगे। पहला, जिसमें हमें सीधे आंकड़ों की इस प्रकार व्यक्तिगत श्रेणी यानी डायरेक्ट आंकड़े दिए हुए हो। दूसरा, हमें किसी चर x के लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो, जैसे 3, 5, 7, 9, इसकी बारंबारता 2, 1, 3, 4। या तीसरा, हमें एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी हुई हो इस प्रकार कि वर्ग और उसके नीचे उसकी बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके नीचे उसकी बारंबारता दे रखी हो 5, 4, 3। तो हमें इस तरह से 3 तरह के आंकड़े दिए हुए होंगे। पहला, हमें सीधे आंकड़े दिए हुए हो डायरेक्ट। इन आंकड़ों से जब सीधे व्यक्तिगत, जिसको हम कहते हैं श्रेणी संख्याओं की डायरेक्ट आंकड़े हमें दिए हुए हो, तो उन आंकड़ों के लिए हम माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम सीखेंगे। या हमें किसी चर राशि के लिए उसकी बारंबारता हमें दे रखी हो, तो उससे हम माध्यक, बहुलक और माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमें दे रखी हो, जिसमें वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके नीचे उसकी बारंबारता दे रखी हो। तो इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से हम माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ हम इन सभी इस तीनों तरह के जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं, बारंबारता बंटन सारणी हमें दी हुई है, इनसे हम
समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना हम इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक के अंदर सीखेंगे। और इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक, बहुलक और माध्य ज्ञात करने के हमारे पास में सूत्र है और उन सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नों को हल करते हैं। और इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का प्रश्न 6 अंक का हमसे पूछा जाता है, जो पिछली भी बोर्ड क्लास में 2019 में, 2018 में, 2020 में भी इसी तरह की वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना हमसे पूछा जाता है। तो हम अभी सबसे पहले हम इस जो व्यक्तिगत संख्या आंकड़ों की जो व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें हमको डायरेक्ट आंकड़े दिए रखे हैं, जैसे एक क्लास के अंदर 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हो या एक क्लास के अंदर 10 विद्यार्थियों की हाइट दे रखी हो, हमें ऊंचाई दे रखी हो, तो उन ऊंचाइयों का माध्य, समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने का क्या सूत्र है। और इस प्रकार हम इन सभी आंकड़ों के लिए समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हम देखते हैं पहला समांतर माध्य या औसत भी हम कह सकते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने का हमने सूत्र पहले पढ़ रखा है, जिसको हम औसत भी कह सकते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ हम प्रेक्षण कहें तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस सूत्र की सहायता से जब हमें डायरेक्ट आंकड़े दे रखे हो तो हम उन आंकड़ों का, उन प्रेक्षणों का योग करके और उन प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों की संख्या को भाग देकर और समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि कोई हमें x1, x2, x3, xn इस प्रकार हमें सीधे आंकड़े दिए हुए हो तो समांतर माध्य को हम इस प्रकार x बार से निरूपित करते हैं। तो समांतर माध्य हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा, और प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3 n है, तो उसमें प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों की संख्या n का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, हमें चर राशियों के लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो कि चर x के लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो तो माध्य ज्ञात कर सकते हैं हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, तो हमें उस तरह के में चर राशियों के लिए उसकी बारंबारता दे रखी होती है तो fi xi का गुणा करना, और सिग्मा, ये जो सिग्मा है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, और जोड़ना जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि सिग्मा fi यानी जितनी भी बारंबारता है उन सभी का योग करना, fi xi का गुणा करके जितनी भी fi xi की वैल्यू आएगी उन सभी का योग करना। तो वो सिग्मा fi xi की वैल्यू में सिग्मा fi का भाग देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात करने के हमारे पास में और भी सूत्र है। कल्पित माध्य विधि से, पद विचलन विधि से भी हम माध्य ज्ञात करते हैं, जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ देखें कि समांतर माध्य जब हमको डायरेक्ट आंकड़े दे रखे हो तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या जब हमको चर राशियों के लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो तो हम समांतर माध्य सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi से ज्ञात कर सकते हैं। जिससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 10 छात्रों के प्राप्तांक
यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 52, 75, 40, 70, 43, 70, 43, 70, 43, 40, 65, 30, 40, 65, 40, 65, 30, 48 और 52 हैं, 48 और 52 है, और हमसे पूछा कि तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक हमें सीधे दे रखे हैं कि 10 छात्रों के प्राप्तांक है, एक के 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 30, 48 और 52, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 छात्र हैं, उनके सीधे प्राप्तांक हमें दिए गए हैं। 10 छात्रों के प्राप्तांक हमें दिए गए हैं, उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका हल लिखें। तो हम देखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हमारे पास में सीधा सूत्र है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। अब यहां हम देखें कि आंकड़े जो है वो हमको क्या है, प्राप्तांक है, तो इसके नीचे मैं चाहूं तो यूं भी लिख सकता हूं कि आंकड़े हमको क्या दिए हुए हैं, प्राप्तांक। तो प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग, और प्राप्तांक कितने हैं, 10 है, यानी कि कुल आंकड़ों की संख्या कितनी होगी, जितनी क्लास में स्टूडेंट है, 10 छात्र है, तो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या, और ये नहीं लिखूं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या लिखूं तो भी सही है, सीधे आंकड़ों का योग कर लेंगे। 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 30 प्लस 48 प्लस 52 बट्टे प्रेक्षणों की संख्या 10। इन सब का योग कर लेंगे, बराबर के नीचे बराबर क्रम से लिखेंगे। 2 और 8 10, 10 और 5 15 और 3 18, 18 और 5 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 5 18 और 5 18 और 5 हो जाएंगे 23 और 2 25, है ना। 52 75 40 70 43 40 65 30 48 और ठीक है। तो इनको अब योग कर लें, तो 2 और 8 10, 15 3 18, 18 और 5 18 और 2 20 और 5 25 का 5 कैरी हासिल 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24 और 4 28, 28 और 7 35 और 4 39 और 40 और 6 46, 46 और 5 46 और 5 हो जाएंगे 51 बट्टे 10। 51 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 51.5, है ना। बट्टे में 10 का भाग है तो एक संख्या छोड़ के और दशमलव लगा लेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि 51.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि जो दिए गए जो 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं, उन प्राप्तांकों का जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य जो होगा वो होगा 51.5। तो इसी तरह का हम और प्रश्न लेते हैं जिसमें तो सीधे आंकड़े दे रखे थे, तो आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या का भाग देना था, और आंकड़ों की संख्या का भाग देकर हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे जैसे हमारा एक प्रश्न है प्रथम 10,
प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम इसका हल लिखेंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याएं होती कौन सी है, तो हम लिखेंगे प्रथम 10 विषम संख्याएं। प्रथम 10 विषम संख्याएं जो होती है वो पहला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। प्रथम 10 चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं हमारे पास में आ गई। तो प्रथम 10 विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हमसे पूछा है इनका प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 बटे और आंकड़ों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं तो सीधी सी बात है 10 विषम संख्याएं हैं तो आंकड़े 10 ही होंगे, तो आंकड़ों की संख्या 10। यहाँ से हम देखेंगे कि 19 और 1 हो जाएगा 20, 17 और 3 हो जाएंगे 20, 20 और 20 40, 15 और 5 20 तो 60, 11 और 9 13 और 7 20 हो जाएंगे तो हो गए 80, 11 और 9 20 तो हो जाएंगे 100, 19 और 1 20 और 17 और 3 20 तो 20 और 20 40, 15 और 5 20 60, 13 और 7 20 80, 11 और 9 20 100। तो 100 बटे 10 बराबर 10। ये हमारा आंसर है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य जो होगा वो 10 होगा। तो इसी तरह हमें सब सीधे आंकड़े दे रखे हो तो उन आंकड़ों से समांतर माध्य हम सीधा आंकड़ों का योग करके आंकड़ों की संख्या का भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसी तरह पर आधारित हम एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत 18 है यदि एक संख्या हटा दी जाए यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। औसत 16 हो जाता है तो हमसे पूछा है कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हमें 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18 और यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें। 5 संख्याओं का औसत 16। तो 4 संख्याओं का औसत 16 है तो 4 संख्याओं का योग 4 संख्याओं का योग 16 × 4।
पांच संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, पांच संख्याओं का औसत 18 है, तो पांच संख्याओं का योग जो होगा वो 18 गुणा 5 यानी 18 का 5 से गुणा करेंगे 90, और फिर एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो पीछे बचेगी 4। उन चार संख्याओं का औसत 16 है, तो चार संख्याओं का योग कितना होगा 16 गुणा 4, यानी कि जब संख्याएं 5 थी तब उनका योग 90 था, और जब संख्याएं 4 हो गई तो 16 का 4 से करेंगे 64। तो जब संख्याएं 5 थी तब उनका औसत 90, और जब संख्याएं 4 हो गई तो उनका योग 64 है। तो जो हटाई गई संख्या है वो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64, और 90 में से 64 जाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, और 8 में से 6 जाएंगे 2, यानी हटाई गई संख्या जो है वो 26 है। तो इस प्रकार हमें पांच संख्याओं का औसत जैसे यूं दे दे कि कोई 5 कर्मचारी है जिनका औसत वेतन 3000 है, और एक कर्मचारी रिटायर हो जाए तो 4 कर्मचारियों का वेतन हमें दे रखा हो, तो रिटायर्ड कर्मचारी का वेतन तो करने का तरीका सेम ही है कि 5 कर्मचारी का वेतन होगा तो टोटल वेतन कितना होगा, 5 गुना वेतन कर लेंगे, एक रिटायर्ड हो गया तो पीछे कितने बचे 4 कर्मचारियों का वेतन दिया हुआ है तो टोटल वेतन कितना होगा 4 गुना जो वेतन है वो, और फिर रिटायर्ड कर्मचारी का वेतन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्नों के बाद कल हम जो पढ़ेंगे वो हम इसी तरह की आंकड़ों के लिए पढ़ेंगे कि चर वेरिएबल उसके लिए उसकी बारंबारता दे रखी हो तो उनके लिए हम माध्य समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जो हमने सूत्र पढ़ा समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जिसकी सहायता से हम आगे के प्रश्नों को और हल करेंगे समांतर माध्य के लिए। कल जो है समांतर माध्य पढ़ेंगे और आज इसी तरह के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।